Hello young physics learner, welcome back to my class. This is Bhavna physics class and here I am Bhavna going to discuss Newton's laws of motion. ये पहला ऐसा टॉपिक आ रहा है क्लास 11th की बुक में जो 9th में भी कवर अप हुआ है. ठीक है, तो 9th क्लास के बच्चे भी ये देख सकते हैं वीडियो और 11th क्लास के बच्चों के लिए ऑब्वियसली मोर डिटेल में है. सो हेयर आई हैव यूज दैट वर्ड डिस्कस बिकॉज वी आर जस्ट द सीकर ऑफ फिज़िक्स. जैसे आप हो वैसे ही मैं भी हूँ फिज़िक्स की सीकर, क्योंकि अभी भी रिसर्च चल रहे हैं. आपको पता है कि नो बडी इज़ 100% अ सोर्स ऑफ फिज़िक्स. दो आई एम एक्सपीरियंस 13 ईयर्स एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग में. मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशंस दिए हैं और राइट नाउ आई एम सेलेक्टेड एज अ फिज़िक्स लेक्चरर इन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज. बट स्टिल I am a seeker of physics just like you. The difference is only that I am one level up to you. तो आप लोग उस इंटरेस्ट से कि आप भी हम मेरे ही इक्विवेलेंट हो, उस इंटरेस्ट से इस वीडियो को देखोगे तो आप क्वेरीज भी पुट कर पाओगे और आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ करके उसका रिस्पॉन्स भी दे पाओगे. एंड दैट इज़ माई होल सोल मोटिव कि यू शुड बी द पार्टिसिपेंट, यू द लर्नर शुड बी द पार्टिसिपेंट, नॉट ओनली द टीचर. वी आर नथिंग बट अ फैसिलिटेटर. तो फिज़िक्स की कोई लिमिट नहीं है, कि इवन किसी भी सब्जेक्ट की कोई लिमिट नहीं है. उसमें जितना डेप्थ में जाओगे उसको आपको उतनी ही नॉलेज गेन होगी. तो नॉलेज के लिए पढ़ना है आपने. सबसे पहले कंपटीशन के लिए या किसी एग्जामिनेशन में पढ़ने के लिए आपको सिर्फ 1 मंथ मोर देन सफिशिएंट है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है. तो बहुत हो गया मोटिवेशन के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी मैं, पर अभी फ़िलहाल टॉपिक पे आ जाओ. तो ये टॉपिक्स मैं कवर अप करने वाली हूँ इस चैप्टर के अंडर में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंडर में. इन टॉपिक में से आपके यहाँ तक के टॉपिक ये टॉपिक फिनिश हो जाते हैं क्लास 9th के लिए. ठीक है, अब इससे पहले एरिस्टोटल, गैलीलियो, फैलेसी भी नहीं दी हुई है 9th क्लास में. बट हाँ, इंटरेस्ट के लिए आप ये डेफिनेटली देख सकते हो. क्यों? क्योंकि ये एक बेस है. क्यों न्यूटन्स लॉ डिस्कवर हुए उसका बेस है, एक स्टोरी टाइप की है जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है आगे की डिस्कवरीज़ के लिए, आगे की इंफॉर्मेशन के लिए. ओके, तो यहाँ तक का तो 9th का है, बाकी पूरा सिलेबस आपका 11th क्लास का है. कम टू द पॉइंट, एरिस्टोटल एंड गैलीलियो फैलेसी इज़ जस्ट लाइक द हाइपोथेसिस. जो अपना बैठ करके कॉन्सेप्ट दे रहे जिसका कोई प्रूफ नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड फैलेसी. ठीक है, तो एरिस्टोटल वॉज अ फिजिस्ट एज वेल एज एस्ट्रोलॉजर. तो इन्होंने और गैलीलियो ने उसके बाद में इन दोनों ने अपनी अपनी एक हाइपोथेसिस दी थी मोशन से लिंक. वो मैं डिस्कस करूँगी. मोशन, अब ये एक नया सीरीज़ शुरू हो रहा है तो उसके बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी. थोड़ा सा डिटेल जाएगा ये, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग. सेकेंड वन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ये लॉज आई थिंक 9th क्लास के बच्चों ने पढ़ लिए होंगे अभी तक, एंड 11th क्लास के बच्चों को टिप पॉइंट पर होंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के स्टेटमेंट. बट उसको थोड़ा सा डिटेल में हमें पढ़ना है और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं जो 9th क्लास के बच्चे भी कर लेते हैं. 11th क्लास में थोड़ा एडवांस लेवल है. ओके, सो इनर्शिया, मोमेंटम एंड इम्पल्स, ये क्वांटिटीज़ डिस्कवर हुई थी अंडर द लॉज. जैसे फर्स्ट लॉ में इनर्शिया डिस्कवर हुआ, सेकेंड लॉ में मोमेंटम एंड इम्पल्स डिस्कवर हुए. तो ये हमने पढ़ना है. ठीक है, और इसी में एक डिस्कवरी हुई है, वन मोर थिंग, दैट इज़ फोर्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है. फोर्स भी यहीं से डिस्कवर हुआ है, एफ इन लॉज से. तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हो जाती है फोर्स की, क्योंकि अगर फोर्स नहीं होता तो काइनेमैटिक्स डायनेमिक्स में कन्वर्ट नहीं होती. अभी उसके बारे में भी मैं बताने वाली हूँ. थर्ड वन इज़ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एंड बेस्ड न्यूमेरिकल. मीन्स इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, ये पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक है. जो बच्चे इंजीनियरिंग या मेडिकल की प्रिपरेशन करें उनके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज मैनी मोर न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस. और ये टॉपिक आपका अभी 11th क्लास में तो चल रहा है, आपका 12th क्लास में भी इस टॉपिक का पूरा फुल यूटिलाइजेशन होना है, इसलिए अच्छे से पढ़ना है इसे. नेक्स्ट, फ्रिक्शन इज़ वेरी ब्रॉड टॉपिक. पूरी डिटेल है, थियोरेटिकल डिटेल ऑफ फ्रिक्शन एज वेल एज सम फार्मूला एंड बेस्ड न्यूमेरिकल्स. नेक्स्ट वन इज़ बैंकिंग ऑफ रोड के. इसमें 3 केसेस दिए हुए हैं, वो केसेस मैं डिस्कस करूँगी और बेस्ड न्यूमेरिकल भी हैं क्योंकि डेरिवेशन है इसमें. नेक्स्ट वन, पुली अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉम्पिटिशन. तो पुली की केसेस हम सॉल्व करेंगे. अगेन पुली डिपेंड्स ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस. गॉट माई पॉइंट? चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं एरिस्टोटल एंड गैलीलियो फैलेसी से. लेकिन
इस फेलिसी से नंबर 1 टॉपिक इस फेलिसी, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आपको पता है, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है तो आपको पता है कि ये फर्स्ट टॉपिक चल रहा है। सबसे पहले इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। इससे पहले आपने मोशन इन अ प्लेन तक पढ़ चुके हो। मोशन इन अ प्लेन इज़ अ टॉपिक दैट आर बेस्ड ऑन काइनेमेटिक्स। तो यहाँ से डायनेमिक्स स्टार्ट हो रही है। दिस वन इज़ कॉल्ड डायनेमिक्स। ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर आ गया, दिस इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी बुक एंड इन 11th क्लास। ये जो डायनेमिक्स स्टार्ट हुआ, दैट डायनेमिक्स मीन्स व्हाट, व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग द मोशन बेस्ड ऑन द कॉज बिहाइंड द मोशन, देन इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक्स। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इज कॉल्ड डायनेमिक्स। एक्चुअली होता है मैकेनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबको पता है। मैकेनिक्स की 2 ब्रांचेस होती हैं, वन इज़ काइनेमेटिक एंड वन इज़ डायनेमिक्स। ओके, तो काइनेमेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ पोजीशन और डिस्टेंस, देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, देन स्पीड, वेलोसिटी, ये सारे टर्म्स हमने, एंड एक्सेलरेशन टू। तो ये टर्म्स जितने हमने फिजिकल टर्म्स पढ़े हैं, दैट कम्स अंडर काइनेमेटिक्स। ओके, एंड नाउ कम टू द डायनेमिक्स पार्ट। इफ़ वी आर रीडिंग ऑल दीज टर्म्स, द सेम टर्म्स हियर एज dVA along with the force, the cause behind the motion is force, so that is called dynamics। तो ये जो फैलेसी है ये एक्चुअल में एक स्टार्टिंग थी किसके लिए, एक मैकेनिक्स की एक दूसरी ब्रांच के लिए, दैट इज़ कॉल्ड डायनेमिक्स, जहाँ पर हम मोशन को खाली नहीं देख रहे हैं, मोशन के पीछे कॉज को भी देख रहे हैं। जैसे एक बाइक चल रही है रोड पे, बट बाइक क्यों चल रही है, क्योंकि हमने उसमें इंजन ऑयल डाला हुआ है, हमने उसे एक्सेलरेट रेस दिया हुआ है, तो इसलिए बाइक चल रही है। सेम इज़ द केस फॉर कार, सेम इज़ द केस फॉर एनी बॉडी, फिजिकल बॉडी, लाइक वी आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द बॉडी। हम मूव कर रहे हैं क्यों, क्योंकि हम कोई फोर्स लगा रहे हैं हमारे ऊपर। अभी एट प्रेजेंट इफ़ आई एम इन द स्टेशनरी स्टेट, एट द रेस्ट स्टेट, देन व्हाट विल हैपन, is there no force acting over me? Is it so? No, there are some forces acting over me. First one, gravitational force acting downward। मैं खड़ी हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, पर मैं तो गिरी नहीं, ये नीचे जो फ्लोर है इसके नीचे मुझे चले जाना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो मैं इसलिए नहीं गिरी क्योंकि ये जो फ्लोर है, ये फ्लोर मेरे ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है जिसको मैं नॉर्मल फोर्स कहूँगी, दैट इज़ the normal force acting opposite to the gravitational force at present on my body। Clear? Third one is the force acting by the air, that is called air pressure and air force। So एयर का जो फोर्स लग रहा है वो मेरी बॉडी पे लग रहा है कि वो फोर्स इतना माइन्यूट है कि मेरी बॉडी उसको ईजिली बेयर अप कर पा रही है, और सारे के सारे फोर्सेस जो डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे होंगे वो एक दूसरे को नलीफाई कर दे रहे होंगे। ठीक है, आप एक गेम खेलते हो जिसमें आप उस गेम का नेम अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, बहुत साल हो गए। तो वो गेम होता था जिसमें रस्सी एक पकड़ करके, एक रोप को पकड़ करके 2 साइड की एक पूरी टीम होती थी, उसमें रस्सी को खींचा जाता था। जिस साइड में बच्चे सारे चले गए, दैट इज़ द विनर टीम। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, जब वो जो रोप है, रस्सी है, वो रोप के जिस साइड में जा रही है उस साइड में ज़्यादा फोर्स लग रहा है। अगर वो रुकी हुई है रोप, कोई भी पर्सन नहीं गिर रहा है दोनों टीम में से, दैट मीन्स व्हाट, कि वो यहाँ पर दोनों फोर्सेस इक्वल लग रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो हर एक मोशन के पीछे क्या रीज़न आता है, फोर्स। यानी कि कहीं ना कहीं कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तब भी उस पर फोर्स लग रहा है, और अगर बॉडी मोशन में है तब भी उस पर फोर्स लग रहा है। तो दैट इज़ द डायनेमिक्स पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, and in mechanics we can divide mechanics in 2 parts, kinematics and dynamics। 9th क्लास के बच्चों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा, आई एम श्योर अबाउट इट, कि नई नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। 11th क्लास के बच्चों के लिए मे बी पॉसिबल सम नोन फैक्ट हैं। तो चलो, ये तो समझ में आ गया कि डायनेमिक्स होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ न्यूटन्स लॉ से, अभी इससे पहले वाले चैप्टर तक काइनेमेटिक्स था, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर से आपका डायनेमिक्स शुरू हो गया। ओके, चलो ये बात तो आपको समझ में आ गई, वर्ड का मीनिंग। अब आ जाते हैं फैलेसी में। तो सबसे पहले जो एरिस्टोटल हैं, ये मत समझना कि ये टॉपिक अगर आपका क्वेश्चन नहीं बनते हैं इस टॉपिक में से तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो,
कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो, लेकिन फ़िज़िक्स के लिए अगर पढ़ रहे हो तो यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो एरिस्टोटल फैलेसी वो है क्या? एरिस्टोटल जो मैंने आपको बताया, ही वॉज अ फिजिस्ट, ही वॉज एन एस्ट्रोलॉजर। एरिस्टोटल की अपनी एक हाइपोथेसिस थी, अपनी एक थियोरी थी। उस थियोरी के अकॉर्डिंग्स में उन्होंने कहा कि कोई भी बॉडी अगर जिसको मूव करना है, अगर ये एक बॉडी है, इसको अगर मूव करना है किसी स्पीड से, सम स्पीड, लेट इट बी v, तो इसको मूव करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है, किसी कॉज की रिक्वायरमेंट है, और उस कॉज को इन्होंने नेम दिया फोर्स। ये यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा, और ये फोर्स जो F से रिप्रेजेंट होता है, ये फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है इस बॉडी को मूव कराने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट वन है। अभी आपको लग रहा है ना बिल्कुल करेक्ट है? इट इज़ करेक्ट वन कि कोई भी बॉडी है अगर इस मूव कर रही है तो उस पर फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। और फोर्स लगना चाहिए, एक कॉज होना चाहिए, एंड दैट कॉज इज़ व्हाट? फोर्स। तो इन्होंने फोर्स को डिफाइन किया इस तरीके से कि द कॉज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ ए बॉडी, रिमेंबर दिस, द कॉज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड फोर्स। क्लियर? इन्होंने फोर्स की डेफिनेशन ऐसे दी, द कॉज बिहाइंड द मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। इन्होंने फोर्स को डिफाइन कर दिया क्योंकि हमें डायनेमिक्स में फोर्स को इंट्रोड्यूस करना था। फोर्स की डेफिनेशन 9th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, द पुश एंड पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। लेकिन अभी एरिस्टोटल फैलेसी है, वो बहुत छोटी बेसिक डेफिनेशन कही जाती है जो कंप्लीट भी नहीं है। तो एरिस्टोटल ने ये कहा कि मोशन के लिए अगर कोई फोर्स, कोई कॉज है तो उसे हम फोर्स कहते हैं। तो मैंने अभी आपको जस्ट फ्यू मिनट्स पहले ये एग्जांपल दिया है कि मैं रेस्ट पे हूँ पर फिर भी मेरे ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है, एयर फोर्स लग रहे हैं, तो फोर्सेस तो लग रहे हैं उस केस में भी जबकि मैं रेस्ट पे हूँ। तो इनके अकॉर्डिंग्स में तो ये भी है, ये फर्स्ट फैलेसी है, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द फैलेसी। सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ फैलेसी मैं बता देती हूँ, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड ऑन ए बॉडी टू बी एट रेस्ट। आप इससे पहले वाले चैप्टर्स में आप 2 स्टेट्स पढ़ चुके हो, वन इज़ द स्टेट ऑफ मोशन, अदर इज़ द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इन्होंने फ़िलहाल स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट को डिफ़ाइन करने के लिए, स्टेट ऑफ रेस्ट के रिस्पेक्ट में डिफ़ाइन करने के लिए फोर्स को, इन्होंने ये 2 स्टेटमेंट दे दिए कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके पीछे फोर्स है, अगर कोई बॉडी मूव नहीं कर रही है, रेस्ट में है, तो उसके पीछे कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो फोर्स इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, दैट इज़ अ कॉज बिहाइंड द मोशन ऑफ ए बॉडी। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये दोनों नोट कर लो आपकी, ये एरिस्टोटल फैलेसी है। एरिस्टोटल फैलेसी के अकॉर्डिंग्स में ये 2 स्टेटमेंट निकल करके आ रहे हैं, ठीक है। 9th क्लास के बच्चों को इंटरेस्ट आ गया होगा, अभी 11th क्लास के बच्चों की बात है, उनको ये लग रहा होगा कि ये तो कोई लेना देना है नहीं, बट है, ठीक है। लिख लिया स्टेटमेंट ये? चलो मैं इसे रब कर देती हूँ। ये मैं न्यूमेरिकल पार्ट हटा दे रही हूँ, करवाऊँगी इसे, मुझे स्पेस चाहिए यहाँ पर। अब इसी का काउंटर गैलीलियो ने दिया और उसको मैं आज की डेट से आपको बताती हूँ क्या है। चलो, आप 9th क्लास के बच्चे हो या 11th क्लास के बच्चे हो, आप सभी बच्चे बाइक या स्कूटी कोई भी व्हीकल चलाते होगे, साइकिल भी समझ लीजिए, बाइसिकल भी आप चलाते होगे। तो जब आप जो बाइक या स्कूटी चला रहे हो, अगर उसे यूनिफॉर्म मोशन में चलाना है, मतलब उसकी स्पीड फिक्स हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड फिक्स है, तो आपको उसमें एक्सेलरेट करना पड़ता है, उसको एक्सेलरेट करना पड़ता है। जब आपको 40 किलोमीटर स्पीड से कॉन्टिन्यूशन में जाना लगा रहे हो, तो मीन्स आपको उस टाइम पे रेस नहीं देनी पड़ी है स्कूटी में। समझ में आ रही बात? सेम इज़ द केस फॉर बाइक। अच्छा, अब बाइसिकल वाले केस में आ जाते हैं। तो बाइसिकल वाले केस में एक स्पीड गेन कर ली, उसके बाद अगर आप पेडलिंग नहीं भी करो तो साइकिल एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती जाती है, ठीक है। होता है ऐसा प्लेन रोड पे, अगर कोई रफ़ रोड होगी तो थोड़ी देर बाद रुक भी जाएगी अगर आप पेडलिंग करना बंद कर दोगे, ठीक है। तो वो फ्रिक्शन लग रहा है, अभी फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ना है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में इंटरलिंक हैं, बट सबको एक साथ नहीं बताया जा सकता। तो दैट मीन्स व्हाट कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रही हो तो बॉडी के मोशन पर भी डिपेंड करता है।
कि मोशन किस टाइप का है। मोशन दो टाइप में हम कंसीडर कर सकते हैं, वन इज यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड इज एक्सिलरेटेड मोशन। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। यूनिफॉर्म मोशन का मीन्स है कि स्पीड जो है वो फिक्स है, स्पीड 40 है, 20 है, 10 है, 10 किलोमीटर पर आवर है, जितनी भी स्पीड है वो फिक्स है कॉन्टिन्यूएशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। और एक्सेलरेटेड मोशन होता है जिसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें क्या चीज़ है कि दैट इज़ एक्सेलरेटेड मीन्स अगर पहले स्पीड जो थी वो 20 थी, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई, तो ये एक्सेलरेटेड हो गया। डी एक्सेलरेटेड मोशन भी होता है, 40 थी, 20 आई, 20 से 10 हो गई, सो दैट इज़ डी एक्सेलरेटेड मोशन। तो वो नॉन यूनिफॉर्म हुआ, यानी एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड दोनों मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कंसीडर करेंगे। यूनिफॉर्म का मीन्स होता है कांस्टेंट, तो मीन्स ये है कि जब यूनिफॉर्म है तो स्पीड कांस्टेंट है, जब नॉन यूनिफॉर्म है तो स्पीड वेरिएबल है, वेरी कर रही है। क्लियर है? तो इतनी बात समझ में आ गई होगी दैट इट इज़ एक्सेलरेटेड मोशन 10, 20, 30 एंड सो ऑन। यहाँ पर 10 फिक्स हो गई, स्पीड जो हो गई वो फिक्स हो गई। क्लियर है इन दोनों में डिफरेंस? तो गैलीलियो ने ये कंक्लूजन दिया, ये जो एरिस्टोटल की फैलेसी थी उसको इन्होंने थोड़ा सा काउंटर किया। वो काउंटर किया कि आप कह रहे हो कि मोशन के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है, बट अगर यूनिफॉर्म मोशन हो तो फोर्स रिक्वायर्ड ही नहीं है। समझ रहे हो? अगर 40 किलोमीटर स्पीड से जाना है तो हमें व्हीकल में कोई भी रेस नहीं देनी पड़ेगी और बाइसिकल में कोई भी पैडलिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, ऑन द प्लेन रोड पर भी डिपेंड करता है रोड कैसी है। तो इसका मीन्स ये है कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसके लिए किसी भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए नो कॉज, जिसको आप फोर्स कहते हो, वो रिक्वायर्ड नहीं है, नो कॉज इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे काउंटर ऑफ गैलीलियो हाइपोथेसिस था। गैलीलियो फैलेसी ये कह रही थी कि मोशन अगर है तो फोर्स रिक्वायर्ड है, जबकि इन्होंने कहा कि मोशन में भी दो केसेस हैं, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, उस समय फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। दैट मीन्स व्हाट, इन्होंने बाइफरकेट कर दिया मोशन के टाइप्स को, और उन मोशन के टाइप्स को बाइफरकेट करने के बाद इन्होंने फोर्स को उसके बेसिस पर डिवाइड कर दिया। क्लियर? तो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर एरिस्टोटल की फैलेसी को गैलीलियो की फैलेसी ने, गैलीलियो हाइपोथेसिस ने काउंटर किया, विच वॉज करेक्ट वन ऑन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेसिस। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, उसी तरीके से इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये मैं आपको गैलीलियो के स्टेटमेंट हैं ये, ठीक है। गैलीलियो के स्टेटमेंट में एक और चीज़ आई कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट फोर्स आर not acting in rest state of body। मीन्स समझ में आ रहा है कि जैसे मैंने अभी आपको अपना एग्जाम्पल बताया था कि मैं रेस्ट पे हूँ, मैं खड़ी हूँ तो आई एम एट रेस्ट, लेकिन मेरे ऊपर तभी भी फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से थे? वन इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, वन इज़ द नॉर्मल फोर्स फ्रॉम द सरफेस, जहाँ पर मैं खड़ी हूँ जिस सरफेस पे, जिस फ्लोर पे, वन इज़ द एयर फ्रिक्शन, एयर फोर्स अप्लाई हो रहा है मेरी बॉडी पर। तो ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तब भी मैं स्टिल हूँ। इसका मतलब क्या है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि रेस्ट पे रहने के लिए बॉडी पे फोर्स नहीं लगता है। रेस्ट, बॉडी अगर रेस्ट पे भी है तो उसमें n नंबर ऑफ फोर्सेस लग सकते हैं। हाँ, ये डेफिनेटली ये रिजल्ट है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये समेशन का साइन है, 9th क्लास के बच्चों को समझ में ये क्लियर कर लो। दिस इज द साइन ऑफ समेशन। समेशन का मीनिंग है कि F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन, दैट रिजल्ट शुड बी 0। एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेज दैट शुड बी 0। तो ये सम ऑफ ऑल द फोर्सेज 0 हो सकते हैं, नॉट दैट कंडीशन कि सिंगल फोर्स इज 0।
क्लियर। तो जो आपकी एरिस्टोटल की फैलेसी में 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, उन स्टेटमेंट का काउंटर स्टेटमेंट ये गैलीलियो ने बताया कि यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम डिवाइड करेंगे पहले मोशन को, उसके बाद हम फोर्स को डिवाइड करेंगे इन मोशंस के बेसिस पे, एज वेल एज द व्हाट इज़ द exact statement for the state of rest. Forces are acting which is the counter of Aristotle fallacy. ठीक है, क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स हो रही है, डायनेमिक्स हम स्टार्ट करें, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स। और जब इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स आता है तो हाइपोथेसिस या फैलेसीज या थ्योरीज, इनको हमें इलेबरेटेड फॉर्म में पढ़ना पड़ता है। तो अब आ रही बात समझ में क्लास 11th के बच्चों को कि क्यों इतना इम्पॉर्टेंट था ये पढ़ना। ठीक है, तो ये आई एम श्योर कि आपने ये 3 स्टेटमेंट गैलीलियो के और 2 स्टेटमेंट एरिस्टोटल के लिख लिए होंगे। नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज कर देना और आप लोग उसको चेक कर लेना। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, दैट आई एम मेकिंग वीडियो हेयर बेस्ड ऑन physics subject only. I am a physics mentor, physics teacher, and these overall I think 81 videos are uploaded and every videos are based on sequential manner of a chapter. क्लास 12th के बहुत सारे टॉपिक्स बने हैं, क्लास 11th के अभी कम बने हैं वीडियोस बिकॉज आई डिडंट गेट टाइम। तो उसमें क्या है कि आप जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर नेम मिल जाएगा, उस चैप्टर नेम में उसके अंडर में वीडियोस मिल जाएंगे, तो आपका एक सीक्वेंस में चलेगा। जो भी आप देखोगे कॉन्सेप्ट या चैप्टर, वो एक सीक्वेंस में चल रहा होगा एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, कि आप एक लाइन से, जैसे आप बुक में पढ़ते हो वैसे आप पढ़े होगे। बट फिर भी ये वीडियो आपके लिए खाली सफिशिएंट नहीं होता है, आपको अपनी बुक को भी गो थ्रू होना है। और 11th क्लास के वो बच्चे जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए अब आपका बेसिक जो न्यूमेरिकल होता है, स्टेटमेंट न्यूमेरिकल के लेवल्स होते हैं, इजी टू मॉडरेट टू हाई लेवल, वो आपके इस चैप्टर से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि साइड बाय साइड जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये रिक्वायर्ड है कि आपने इन टॉपिक्स के साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स भी करते जाने हैं। बेस्ड बुक में बता देती हूँ, वन इज़ HC वर्मा एंड सेकेंड वन इज़ DC पांडे। ये दोनों बुक आपकी कंपटीशन के लिए बेस्ट हैं। आप इन दोनों बुक्स के गो थ्रू होकर के न्यूमेरिकल के साथ ही साथ प्रैक्टिस करते जाओ, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। यू हैव सफिशिएंट टाइम। तो दैट इज़ एरिस्टोटल एंड गैलीलियो फैलेसी एंड आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू यू। तो दैट वन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स। ये जो गैलीलियो और एरिस्टोटल के थ्रू आया, इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स आया, विच इज़ द बेस ऑफ डायनेमिक्स, वन पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। नाउ कम टू द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ईजी हो जा रहा है। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में कंप्लीट कराऊंगी। क्यों? रीज़न है उसके पीछे। 11th क्लास के बच्चों के लिए शॉर्ट है, 9th क्लास के बच्चों के लिए वो वही शॉर्ट इलेबरेटेड हो जाएगा। ठीक है, रीज़न ये है कि ये सब आप पढ़ चुके हो और ये इसी फॉर्म में पढ़ना है, कोई ऐसा कुछ डिफरेंट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल नहीं है, तो इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। ये सारे लॉज एज सच चलेंगे, बस उसके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए 1-2। ठीक है, चलो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अगर हम ये केस लेते हैं तो सबसे पहले न्यूटन के लॉज स्टार्ट कहाँ से हुए वो मैं बता देती हूँ। न्यूटन ने गैलीलियो की हाइपोथेसिस को कंपाइल किया, यानी गैलीलियो ने तो एक हाइपोथेसिस दे दी थी एंड दैट वाज वेरी करेक्ट वन इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में मैंने पहले आपको क्लास में बताया हुआ है, नहीं देखा है तो देख लेना एक बार को। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है उसके बेसिस पर गैलीलियो की जो हाइपोथेसिस थी, वो मैंने अभी यहाँ इसीलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है ये लेक्चर। वो हाइपोथेसिस करेक्ट वन थी, वो डोमिनेट कर रही थी, काउंटर कर रही थी एरिस्टोटल की हाइपोथेसिस को, फैलेसी को। इसलिए न्यूटन ने जब देखा कि ये करेक्ट वन है तो ये जो फैलेसी थी, जो बहुत ही डिस्टर्ब्ड फॉर्म में थी, आप कह सकते हो अलग अलग स्टेटमेंट था, तो उसको कंपाइल करके इन्होंने लॉज का फॉर्म दिया, विच वाज द बेस ऑफ मोशन, विच वाज द बेस ऑफ डायनेमिक्स।
वन ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है। तो इसलिए न्यूटन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और न्यूटन का ही नाम आप सुनते हो, गैलीलियो का नाम नहीं सुनते, क्योंकि कंपाइल करने में, इनकी हाइपोथेसिस को कंपाइल करने में और एक स्टेटमेंट फॉर्म में लाने में न्यूटन का बहुत बड़ा हार्डवर्क था, बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। तो इन्होंने गैलीलियो की हाइपोथेसिस, गैलीलियो वाज करेक्ट वन ऑन ऑल हाइपोथेसिस काउंटर टू द एरिस्टोटल हाइपोथेसिस। तो गैलीलियो की हाइपोथेसिस को कलेक्ट करके इन्होंने न्यूटन ने लॉज बनाए, विच वॉज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉज एंड विच इज़ कॉल्ड, यू नो दिस। तो चलो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ बच्चे सीधे स्टेटमेंट बोलेंगे, दैट अ बॉडी at rest remains at rest, a body in motion remains in the state of motion until unless a force is applied over it. That is the Newton's first law, which is also called the law of inertia, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया, अभी मैं इनर्शिया टर्म यहाँ इंट्रोड्यूस होने वाला है, फर्स्ट लॉ में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, which is also called Newton's first law, which is also called law of inertia। इसको इनर्शिया क्यों कहा जाता है अभी आपको क्लियर होगा यहाँ पर। इस लॉ के अकॉर्डिंग्स में है कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में भी कैटेगराइज कर दिया गया, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता, यानी फोर्स तब रिक्वायर्ड है जब बॉडी का एक्सेलरेटेड मोशन हो, या बॉडी नेट फोर्स तब रिक्वायर्ड है जब बॉडी का एक्सेलरेटेड मोशन हो, या बॉडी रेस्ट से मोशन स्टेट में आ रही हो, देन अगेन इट इज़ एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, अब बॉडी, इसको लिख लो अब, रिमेन्स इन इट्स इनिशियल स्टेट, यहाँ पे लिख लो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, until and unless a force is applied over it। यानी यहाँ एक तरीके से फोर्स की इंट्रोडक्शन हुई है, ठीक है। अभी हम फोर्स का थोड़ा सा आपको टाइप ऑफ फोर्सेस भी बताऊंगी मैं। तो until unless a force is applied over it, this is the Newton's first law, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मोशन के बारे में तो मैंने बता दिया कि यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, एक्सेलरेटेड नहीं होगी। ये बॉडी है, इस बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई हुआ, ये अगर रेस्ट पे थी तो ये बॉडी इनिशियल स्टेट क्या थी? रेस्ट थी। इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई हुआ तो ये बॉडी आगे मूव कर जाएगी, इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्पीड 0, u इज़ इक्वल टू 0 एंड v इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो चेंज वेलोसिटी में अगर चेंज हो गया तो एक्सेलरेटेड मोशन है ये। तो बॉडी रेस्ट में थी और मोशन में आ गई, तो इसकी स्पीड बढ़ी है। अगर ये एक बॉडी है और ये 40, v इज़ इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही थी, तो ये सेम स्पीड से मूव करेगी जब तक कि इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाता, यानी f की वैल्यू नॉन ज़ीरो नहीं हो जाती। तो नॉन ज़ीरो जब नहीं हो जाती जब तक कि, तब तक कि ये सेम स्पीड से मूव करेगी, अदरवाइज़ यानी यूनिफॉर्म मोशन होगा, अदरवाइज़ ये एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। तो रेस्ट का केस और यूनिफॉर्म मोशन का केस दोनों किस बात पे डिपेंड करता है कि उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दैट इज़ द इंट्रोडक्टरी क्वांटिटी, दैट इज़ फोर्स। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द क्वांटिटी, न्यू फिजिक्स क्वांटिटी, दैट इज़ फोर्स। ओके, तो फोर्स को इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इंट्रोड्यूस तो कर दिया है, पर उस इंट्रोडक्शन के बाद इसका फॉर्मूला क्या आना चाहिए, वो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में आया है, ठीक है। तो ये तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ आपको क्लियर किया मैंने। इसमें एक टर्म आता है इनर्शिया। सो व्हाट इज़ इनर्शिया एक्चुअली? व्हाट इज़ इनर्शिया? अगेन आई एम कमिंग टू द सेम एग्जाम्पल। आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम एट द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड देयर आर सम फोर्सेज एक्टिंग ओवर मी। वन इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, वन इज़ द नॉर्मल फोर्स एंड अनदर वन इज़ द एयर फोर्स। जो एयर के पार्टिकल है मेरी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं स्टिल हूँ, ठीक है।
तो ये जो नीचे वाला फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स, उसने ऊपर वाले फोर्स को बैलेंस कर दिया, नॉर्मल फोर्स ने ग्रेविटेशनल फोर्स को आपस में बैलेंस कर दिया। द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड इज ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, और ऊपर फोर्स कौन सा है, नॉर्मल। अगर ये इस पॉइंट पर इक्वल एंड ऑपोजिट है, n इज इक्वल टू Fg है, तो नेट फोर्स इसमें कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ फोर्सेज दैट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि ऊपर और नीचे के फोर्सेज बराबर हो गए, बराबर हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या हो जाएगा, नेट रिजल्ट शुड बी 0। क्लियर है ये। अब बचता कौन सा फोर्स है, एयर का फोर्स। तो एयर का फोर्स मेरे ऊपर अप्लाई हो रहा है, फिर भी मेरी बॉडी स्टिल है, मैं रेस्ट पे हूँ। क्यों हूँ, अगर मैं अपनी ही बॉडी को यहाँ पर चेंज करके मैं एक लीफ ले आऊँ और यहाँ से एयर का फोर्स अप्लाई हो रहा हो, लीफ एक पत्ती, एक पेड़ की सूखी पत्ती, तो क्या होगा, वो जो लीफ है वो हिल जाएगी अपनी जगह से। ऐसा क्यों हुआ, सोचो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरी बॉडी में मास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट लीफ। तो होगा क्या कि मैं, क्योंकि फ़ैन चल रहा है, AC भी चल रहा है, यहाँ पर मेरी बॉडी एक ग्रेटर मास की बेसिस पर ही एयर फोर्स को रेजिस्ट कर पा रही है, एयर फोर्स को बियर अप कर पा रही है, और उसमें भी स्टिल है। लेकिन अगर मेरी ही जगह कोई लीफ आ जाएगी जो कि एक बहुत ही लाइट मास बॉडी है, तो वो एयर फोर्स को बियर अप नहीं कर पाएगी और वो फाइनली अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगी, दैट इज़ मोशन में आ जाएगी। तो वहाँ पर स्टेट ऑफ रेस्ट फिनिश हो गई। क्लियर, वहाँ पे एयर फोर्स की बेसिस पर यहाँ क्या हो गया कि स्टेट ऑफ रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो गई। गॉट माई पॉइंट। तो मीनिंग ये आता है कि रेस्ट से मोशन यानी स्टेट चेंज होने में केवल एक्सटर्नल एक फोर्स का रोल नहीं है जो अप्लाई हो रहा है, एक और रोल है जो बॉडी रोल प्ले कर रही है, और वो रोल क्या है, दैट इज़ कॉल्ड इनर्शिया। तो जो हैवीनेस ऑफ बॉडी होती है यानी मास ऑफ बॉडी, दैट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू द इनर्शिया, यानी दैट रेजिस्टेंस टू चेंज, दैट इज़ कॉल्ड इनर्शिया। अगर एक बॉडी मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि आपके सामने 2 पर्सन खड़े हैं, ठीक है, आप फ्रेंड्स 3-4 फ्रेंड्स खड़े हो, एक फ्रेंड जो है वो 50 kg का और एक फ्रेंड 20 kg का है। क्लियर, आपके सामने खड़े हैं, आप ओवरऑल 40 kg के हो। गॉट माई पॉइंट। आप 40 kg के हो, एक 50 kg का पर्सन खड़ा है और एक आपके सामने 20 kg का पर्सन खड़ा है, आपका ही फ्रेंड है दोनों। आप लोगों में आपस में फ़ाइट हो गई, आपने क्या किया, उसको एक स्लैप दिया कस के। किसको दिया, पहले तो आप 20 kg पे ही जाओगे, ऐसे कस के दिया स्लैप, तो क्या होगा, वो जो 20 kg वाला बॉय है, फ्रेंड है आपका, वो तो हिल जाएगा, अपनी जगह पे खड़ा था, रैंडमली हिल गया, मोशन में आ गया। आपने फोर्स लगाया, वो 20 kg का था इसलिए मोशन में आ गया। आपने सेम फोर्स दूसरे 50 kg को दिया, वो खड़ा रहा और वो अकड़ गया। मेरे ऊपर फोर्स लगाते हो, उसने 2 आपको दिया पंच, क्या होगा, आप हिल जाओगे। तो मीन्स क्या है कि आपसे हैवी वेट वाला जो पर्सन है, बॉय है, फ्रेंड है, वो नहीं हिलेगा आपके फोर्स से, जबकि आपसे लाइट वेट वाला जो पर्सन है वो हिल जाएगा। तो फोर्स आपने सेम लगाया था दोनों पर, आप ही एक सिंगल बॉडी हो जिसमें दोनों के ऊपर फोर्स लगाया, बट दोनों में से कौन हिला है, कौन मोशन में आ गया, जो लाइट मास बॉडी थी। तो उसके पास मास कम है, उसके पास मास कम है, दैट मीन्स इनर्शिया कम है, यानी एक्सटर्नल फोर्स को झेलने की क्षमता कम है। इसको हम कहते हैं इनर्शिया, इस क्वालिटी को कहते हैं इनर्शिया। तो किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज होने के लिए एक रोल और होता है, दैट इज़ कॉल्ड इनर्शिया, जो बॉडी का होता है, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉडी। गॉट माय पॉइंट। तो 9th क्लास के बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा होगा, आई एम श्योर अबाउट इट, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसको कहते हैं इनर्शिया, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, बॉडी की होती है। तो इनर्शिया क्या है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज अप्लाइड ओवर इट। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। एक स्टोन है, छोटा सा स्टोन है, आपके पैर के नीचे आ गया, आपने क्या किया, उठाया, फेंक दिया। एक बड़ा सा स्टोन आ जाए आपके पैर के नीचे, आप उठा पाओगे? नहीं।
सेम फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, यानी फोर्स के साथ साथ उस वो जो बॉडी जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका इनर्शिया भी मैटर करता है, उसका मास कितना है, दैट कैन रेजिस्ट द चेंज। वो मोशन में आएगा कि नहीं आएगा उसकी बॉडी की क्षमता पर भी डिपेंड करता है। इसका एक बहुत लॉजिकल से एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे भी दे देती हूँ कि जो बच्चे, एक बहुत ही मतलब आप समझ लो नेचुरल से एग्जाम्पल, फिज़िक्स और साइंस इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द ह्यूमन नेचर टू, रिमेंबर दिस पॉइंट। आप अपने ऊपर अप्लाई करोगे जितना ना उतना अच्छे से समझ में आएगा। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि दैट सपोज़ एक पर्सन है, एक बॉय है जो क्लास में बहुत अच्छा मार्क्स लाता है, बहुत अच्छा फोकस करता है, तुरंत क्विक आंसर देता है, जो भी क्वेरीज पूछी जाती है आप कहते हैं इंटेलिजेंट बॉय। बट उसकी बॉय की इंटेलिजेंसी किसके पीछे क्या रीज़न है, वो दैट इज़ व्हाट कि वो बच्चा किसी भी डिस्ट्रैक्शन से, चाहे वो घर का डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे वो अपने फ्रेंड्स का डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे वो मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन हो, किसी भी डिस्ट्रैक्शन से हटता नहीं है। उसका कॉन्सेंट्रेशन का इनर्शिया जो है ना दैट इज़ वेरी हाई। इवन जो बच्चे बहुत फोकस नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उनका क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन यानी फोकस का जो इनर्शिया है, जो हैवीनेस है, दैट इज़ वेरी लो। तो जो आपका इनर्शिया होना चाहिए, आपका नेचर का इनर्शिया हो या बॉडी का इनर्शिया हो, दैट मस्ट बी दैट काइंड कि वो एक्सटर्नल फोर्स को बेयर अप करने की कैपेबिलिटी रखता हो। सो दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस इनर्शिया। ठीक है, मैंने बिहेवियर वाइज बताया, इसको आप एज सच आंसर में नहीं देते हो, ये जस्ट लाइक योर मोटिवेशनल पॉइंट आप इसे एज सच ले सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन आपका इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फोकस इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कोई भी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, चाहे वो टेलीविज़न की मूवी हो, चाहे वो मोबाइल पे गेम हो, एवरीथिंग, नो बडी कैन डिस्टर्ब यू। पॉइंट इज क्लियर? तो आई होप कि ये इनर्शिया और न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ आपको क्लियर हो गया होगा। कम टू द सेकेंड लॉ, and before second law there is an introduction of one new quantity, that is momentum. So second law of motion which is also called Newton's second law and it is also called law of momentum, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई वो मोमेंटम थी, तो लॉ ऑफ मोमेंटम भी हम इसे कहते हैं। अब ये लॉ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स को बताता है। फर्स्ट लॉ में इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स था, सेकेंड लॉ में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स आएगा। ठीक है, अब इस लॉ का स्टेटमेंट सबसे पहले देख लो। स्टेटमेंट ये है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज directly proportional to the applied force and acts in the direction of applied force. Okay, that is the statement, complete statement of Newton's second law. यहाँ पे एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो गई, मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम जो आया था वो एक्चुअल में इनर्शिया से ही आया था। मोमेंटम है क्या, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है वैसे ही मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम इनर्शिया से कैसे आया था कि ये कहा गया कि बॉडी का मोशन सिर्फ अप्लाइड फोर्स पर नहीं डिपेंड करता है, ये बॉडी के मास पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि इनर्शिया एक टर्म है, इनर्शिया का कोई अपना एक फॉर्मूला नहीं है। इनर्शिया इज़ द फिजिकल डेफिनेशन ऑफ ए बॉडी। तो इनर्शिया क्वालिटी है बॉडी की, तो उस इनर्शिया के बेसिस पे कहा गया कि जो बॉडी का मोशन है वो दो पार्ट में, दो क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करना चाहिए, वन इज़ मास एंड सेकेंड इज़ स्पीड और वेलोसिटी। अगर हम ये वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हैं तो मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज़ कन्वर्टेड इनटू वेलोसिटी। यानी अगर हमें मोमेंटम को वेक्टर में रखना है तो वेलोसिटी होनी चाहिए ना कि स्पीड, बिकॉज यू नो दैट स्पीड इज़ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज़ वेक्टर क्वांटिटी। सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर? तो मास इज कोरस्पॉन्डिंग टू इनर्शिया, यानी जो मोशन होता है वो दो पार्ट पे डिपेंड करता है,
वो किस किस पर डिपेंड करेगा, एक तो बॉडी के अपने इनर्शिया पर और दूसरा अप्लाइड फोर्स के बेसिस पर उसके मोशन पर। तो दैट इज़ वाई मोमेंटम इज़ डिस्कवर्ड दैट इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लियर? एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। यू कैन फाइंड आउट द यूनिट हियर। ये फॉर्मूला है, सभी बच्चे पढ़ भी चुके होंगे, सिंपल है, 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। यूनिट होती है किलोग्राम मास के लिए हो गया, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, सो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फार्मूला भी आप यहाँ से निकाल लोगे। सो किलोग्राम के लिए mLt - 1, mLt - 1, दैट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मोमेंटम। mLt - 1, गॉट माई पॉइंट? तो ये तो मोमेंटम हो गया। यहाँ मोमेंटम होता क्या है, दैट इज़ कोरस्पॉन्डिंग टू द मोशन ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इट्स मास। ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? क्योंकि अगर हैवी मास बॉडी है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, डिपेंड करता है उसका मास कितना है, उसकी स्पीड कम हो जाती है कंपेरेटिवली अगर सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है। यानी अगर जैसे आप ये एक स्मॉल मास बॉडी ले लो, एक हैवी मास बॉडी ले लो, दोनों में सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है, F इज सेम, तो क्या होगा कि जो लाइट मास बॉडी है इस पर क्या होगा कि इसका मास कम है, मास m2 है, ये m1 है सपोज, तो मास इसका m2 इज़ लेस देन m1 है। इट इज़ श्योर कि स्पीड जो होगी ये v2 की ज़्यादा होगी v1 से। जो लाइट मास बॉडी है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी अगर हम सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसका मास कम है तो स्पीड बढ़ जाती है, यानी मोमेंटम ओवरऑल यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि स्पीड इसकी कम हो जाएगी क्योंकि ये हैवी मास बॉडी है और हमने सेम फोर्स अप्लाई किया है। सो दैट इज़ द केस फॉर द मोमेंटम, कि हम मोमेंटम को क्यों यहाँ पर लेते हैं। गॉट माई पॉइंट? तो ये मोमेंटम है। मोमेंटम is the physical quantity which is the product of mass and velocity. It is a vector quantity and the unit is kilogram meter per second. Clear? अब इसी मोमेंटम को यहाँ जो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है उसमें देखो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम कैसे लिखेंगे? चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी डिवाइडेड बाई रेट का मीनिंग क्या होता है? डिवाइडेड बाई टाइम, तो डेल्टा टी हो गया। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स हो गया। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से लिख देंगे। एंड एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, मीन्स ये है कि ये अगर एक बॉडी है इस पर अगर हम फोर्स ईस्ट, ये ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अगर हम फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, इस बॉडी का मास m है, तो ये श्योर है कि ये बॉडी ईस्ट ही डायरेक्शन में मूव करेगी। तो डायरेक्शन जो होता है बॉडी के मोशन का, दैट इज ऑल्सो एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अप्लाइड फोर्स। जो भी फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में बॉडी जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए फोर्स के। अब ये तो हम लोग सिंगल फोर्सेज लेते हैं, कई बार होता है हम कई मल्टीपल फोर्सेस ले लेते हैं, एक ही बॉडी पे कई फोर्स एक्ट करे, जैसे मैंने अभी आपको अपना एग्जाम्पल बताया था। तो जब कई फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं उसमें n नंबर ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा वो हम चेक करते हैं। लाइक ये F1 है, F2 है, F3 है, तो इसका इन तीनों का हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो नेट फोर्स का डायरेक्शन आएगा। एंड वॉट एवर बी द नेट फोर्स डायरेक्शन, दैट इज़ ओनली द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस बॉडी। ठीक है, इनका रिजल्टेंट निकालना अभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, आप मीन्स आप सीखने वाले हो, सॉरी। ठीक है, नहीं मैं भी सीख सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको जैसा पहले बताया, लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आई एम ऑल्सो लर्निंग विद यू, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाते पढ़ाते बहुत अच्छे ऐसे कॉन्सेप्ट निकल करके आ जाते हैं जो हमने पहले नहीं सोचे होते हैं। ठीक है, सो डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए वी नीड वन constant and that is k, kf. afterward k is equal to 1। इस constant की कोई ऐसी physical matter नहीं है, इसलिए हम इसे directly 1 कर देते हैं। so f is equal to delta p divided by delta t। ठीक है, अब p को आप क्या लिखते हो? as p is equal to क्या होता है? m into v। तो अगर हम डेल्टा पी लिख रहे हैं तो डेल्टा पी का मीनिंग क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम, ये मीनिंग होता है। तो फाइनल मोमेंटम यानी मास तो सेम रहेगा, सेम ही बॉडी है, उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई माइनस ऑफ m इंटू इनिशियल वेलोसिटी u, तो वो u। मास हमने यानी कॉमन बाहर निकाल लिया है, तो डेल्टा पी का मीनिंग हो जाता है m इंटू वी माइनस यू। आप यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर सकते हो और आपको फोर्स यहाँ पर इक्वेट कर दोगे। तो
फोर्स अगर दिया है तो इस पे बेस कुछ फॉर्मूले 9th क्लास में तो बनते हैं, 11th क्लास में थोड़े छोटे लेवल के हो जाते हैं, इसलिए इस तरीके के आप टर्मोलॉजी को यूज़ कर सकते हो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स बाय दिस फार्मूला। क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर? अब यहाँ पर एक छोटी सी डेरिवेशन आ जाती है, वो डेरिवेशन है फोर्स के फॉर्मूले की, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, F इज इक्वल टू ma। डेरिवेशन F इज इक्वल टू ma, ये डेरिवेशन आपको प्रूव करनी है। सिंपल है, आपने जो ये लॉ निकाला है, क्योंकि लॉ में तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है F इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, कुछ नहीं करना है। डेल्टा पी को अभी देखो मैंने यहाँ पे इलेबरेट किया, तो मास इंटू वी माइनस यू, एक ही बॉडी है, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, लेट द टाइम इंटरवल इज टी। ओके, नाउ एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, दैट इज, ये क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम को एक्सेलरेशन कहते हैं। सो एफ इज इक्वल टू एम ए, दैट इज द फॉर्मूला, सिंपल। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। Okay, so F is equal to ma, that is the final formula, and this is the relation between force and acceleration. Here there is a relation between force and momentum, and that is all for today's class. And next time I will come with the third law of motion, that is Newton's third law of motion, which is also called law of action and reaction, as well as I will prove the law of conservation of momentum derivation. It is somewhat large derivation, but you can do it. Okay, और ये डेरिवेशन 9th क्लास के बच्चों के लिए भी है, क्योंकि ये दी हुई है आपके सिलेबस में भी 9th क्लास में, तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े स्टेप्स पड़ जाते हैं, दैट इज़ ओनली द थिंग। तो हियर आई एक्सपेक्ट यू टू रिवाइज टुडेज़ क्लास टॉपिक and go through with the book. So thank you for today.